नमस्कार, मैं सुमंत। ये है डे 42 डेली एमसीक्यू सीरीज़ का। यहाँ पर हम रोज़ आपके लिए 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो समझते हैं, टॉपिक्स को कवर करते हैं। जो हमारा पहला सवाल है वो है इंडियन इकोनॉमी से, टैक्सेशन से। कह रहा है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोपोर्शनल एंड प्रोग्रेसिव टैक्सेशन आर करेक्ट। कौन सी बातें यहाँ पर सही है वो पूछ रहा है। पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ प्रोपोर्शनल टैक्स एंड व्हाट इज़ प्रोग्रेसिव टैक्स। अगर टैक्स प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पर सेम रेट होगा टैक्स का सभी के लिए। मतलब कि आपका इनकम 5 लाख है तब भी आप 10% ही टैक्स पे करेंगे। आपका इनकम अगर 10 लाख है तब भी आप 10% टैक्स ही पे करेंगे। अगर आपका इनकम 20 लाख है, चाहे 1 करोड़ भी है, तब भी आप 10% इन जो टैक्स है वही पे करेंगे। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। मतलब कि आप पर जो टैक्स लायबिलिटी है वो आपकी इनकम के अकॉर्डिंग नहीं बदल रही। ठीक है। दूसरा होता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आपको ज़्यादा परसेंटेज पे करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो 0% टैक्स। अगर आपकी इनकम 5 लाख से 10 लाख तक के है तो 10% टैक्स। ठीक है, अगर आपकी इनकम 15 लाख है तो 15% टैक्स। अगर 20 लाख है तो आपको 25% टैक्स। इस तरह से मतलब कि इनकम बढ़ेगी तो आप पर जो टैक्स लायबिलिटी है वो भी बढ़ेगी, वो भी परसेंटेज के फॉर्म में। समझ गए? तो प्रोग्रेसिव टैक्स में टैक्स रेट बढ़ता है अगर आपका इनकम बढ़ रहा है। ठीक है, मगर प्रोपोर्शनल वाले में ये सेम रहता है। सेम परसेंटेज ऑफ टैक्स इज लेविड ऑन ऑल टैक्स पेयर। ठीक है, तो जिस कंट्री में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब जहाँ पर बहुत अमीर हैं बहुत गरीब हैं, तो वहाँ पर हमें कौन सा सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए बताना ज़रा। प्रोपोर्शनल करेंगे कि प्रोग्रेसिव करेंगे? क्योंकि जब आप टैक्स ज़्यादा लेंगे तो आपके जो गरीब हैं वो कम टैक्स पे करेंगे और जो अमीर हैं वो ज़्यादा टैक्स पे करेंगे। आप यही चाहेंगे ना? तो इस केस में आप कौन सा सिस्टम यूज़ करेंगे बताना मेरे को। तो पहला यहाँ पे करेक्ट है, एज कंपेयर टू प्रोग्रेसिव टैक्सेशन प्रोपोर्शनल मेक्स डिस्पोजेबल इनकम लेस सेंसिटिव टू फ्लक्चुएशन इन जीडीपी। सेकंड भी करेक्ट है। यहाँ पे जीडीपी में कुछ भी फ्लक्चुएशन हो, आपका जो टैक्सेशन है, मतलब आपका जो डिस्पोजेबल इनकम है वो लेस सेंसिटिव रहे। अच्छा, ये क्या होता है? डिस्पोजेबल इनकम का मतलब ये होता है कि आपने 5 लाख रुपया कमाया, 5 लाख में से 50,000 आपने टैक्स पे कर दिया, तो कितना बचा आपके पास? 4,50,000, है ना? तो ये आपका डिस्पोजेबल इनकम हो गया। टैक्स पे करने के बाद आपके पास क्या बचता है उसको हम डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। यहाँ पर दोनों बातें 1 और 2 करेक्ट है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है रिलीजियस डिनोमिनेशन के बारे में। आर्टिकल 26 में उनको दिया गया है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। जो भी धार्मिक अफेयर होंगे उसको मैनेज करने का उनको अधिकार दिया गया है। तो अगर आपको कहलाना है एक रिलीजियस डिनोमिनेशन तो कौन कौन से कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ेंगे आपको? आपका एक समूह होगा जिसके कुछ बिलीव्स होंगे, मतलब कि आप कुछ चीज़ें मानते होंगे, आपके कुछ थ्योरीज होंगी। तो पहला करेक्ट है। जैसे कि हिंदुज़म का अपना सिस्टम ऑफ बिलीफ है ना। हिंदुज़म कुछ चीज़ें जो है वो मानता है। हमारे यहाँ जो अनेकेश्वरवाद है वो चलता है। हमारे यहाँ अलग अलग तरह के फ़िलॉसफीज़ हैं। उसी तरह से जो वो धर्म डिनोमिनेशन होगा ना उसका भी अलग अलग सिस्टम होगा। आपका एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जिसका एक डिस्टिंक्टिव नेम होना चाहिए। तो 2 और 3 यहाँ पर करेक्ट है। उसका धार्मिक टेक्स्ट होना जरूरी नहीं है। ठीक है, उसका धार्मिक टेक्स्ट होना जरूरी
नहीं है। वो कोई डिस्टिंक्ट डॉक्ट्राइन पढ़ाए ये भी कोई जरूरी नहीं है। बस 1 and 2 and 3 यही केवल नेसेसरी है, बाकी 4 and 5 नहीं, इसीलिए ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। और ये जो गाइडलाइन थे वो सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे। अगला क्वेश्चन है स्वदेश बंधव समिति के बारे में। जो आपका स्वदेशी मूवमेंट है, बायकॉट मूवमेंट है, उस टाइम पे ये समिति बनाई गई थी। अश्विनी कुमार दत्त जी ने बनाई थी। अश्विनी कुमार दत्त जी ने बनाई थी, न कि शिशिर कुमार घोष। ठीक है। और ये बरिसाल में बना था, तो ठीक है, पहला गलत हो गया। आपने यहाँ से 1 1 1 एलिमिनेट कर दिया। अच्छा, पूछ रहा है कौन सा गलत है। ठीक है ना, तो आपके आंसर 1 तो पक्का आएगा। आपके आंसर में 1 पक्का आएगा। इट एम टू मोबिलाइज मासेस फॉर स्वदेशी मूवमेंट, सेकंड सही है। स्वदेश बंधव समिति के ज़रिए जो मासेज हैं, जो लोग हैं, उनको मोबिलाइज किया गया था, उनको पॉलिटिकली अवेयर किया गया, उनको बताया गया कि कॉलोनिज्म क्या होता है, कैसे हम लोग गुलाम हैं और कैसे हमको आज़ादी लेनी है। इट सेटल्ड डिस्प्यूट थ्रू आर्बिट्रेशन कमेटी, यहाँ पर थर्ड भी सही है। कई सारे गांव में जाकर के उन्होंने जो स्कूल्स हैं वो खोले, स्वदेशी क्राफ्ट में ट्रेनिंग दी, आर्बिट्रेशन कोर्ट सेटअप किया। ठीक है। जो लैंटर्न लेक्चर्स हैं वो लिए, जैसे कि दिन में तो लोग काम करते हैं, तो जब शाम को खेत से काम करके आते थे तो उनको पढ़ाते थे लालटेन की रोशनी में। तो 2 और 3 यहाँ पर करेक्ट है। तो अगर आपने नॉट करेक्ट नहीं देखा होता तो आप आराम से बी मार्क के आगे बढ़ जाते, मगर आंसर क्या है, ए 1 ओनली, क्योंकि केवल नॉट करेक्ट ही पूछा है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बातें सही है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में। तो इसमें एक तो होता है चेयरपर्सन, एक होता है वाइस चेयरपर्सन, इसके अलावा 3 और मेंबर होते हैं, तो टोटल इसमें 5 मेंबर हैं। इट इज़ नॉट अ सिंगल मेंबर कमेटी, इसमें सिंगल मेंबर नहीं होता, इसमें 5 मेंबर होते हैं। जो कंडीशन ऑफ सर्विस है और टेन्योर है, ये प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है। कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। तो 1 भी गलत, 2 भी गलत, क्या आंसर हो गया। पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है, तो आपका आंसर है डी, नाइदर 1 नॉर 2 आर करेक्ट बिकॉज बोथ आर इनकरेक्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कमिटी इंस्टीट्यूशन इनको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। तो कमीशन फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल, CSIR, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, इन तीनों को प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। इसके बाद लोकपाल को सिलेक्ट करने का जो कमेटी होता है ना, उसको भी प्रधानमंत्री ही हेड करते हैं, तो डी आपका करेक्ट है। अच्छा, इसके अलावा कई सारे और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, नेशनल आपका जो NDC है, नीति आयोग है। ठीक है। फिर NDA में है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, फिर इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है, इंटर स्टेट काउंसिल है, PM's काउंसिल और क्लाइमेट चेंज, इन सबको प्रधानमंत्री ही हेड करते हैं। ठीक है। तो ये थी बातें हमारी आज की। हम मिलते हैं कल अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।